आज का टॉपिक है स्वप्रेरण में ही कुंडली में संचित ऊर्जा। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम ये कुंडली देखिए, इस कुंडली में बैटरी है, धारा नियंत्रक है। जब हम इसमें धारा या की ऑन करते हैं और धारा बढ़नी शुरू होती है, तो जैसे वो बढ़ती है इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी क्या हो जाता है, परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जो कि इस धारा का क्या करती है, विरोध करती है। अब ये धारा का यदि विरोध करेगी तो इस धारा को अधिकतम मान तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य इसमें संचित हो जाता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो अब इसको हम इसका व्यंजक हम प्राप्त करेंगे। माना हमने कहा कि जो आवेश है वो कितना है, शुरुआती इसमें dq आवेश हम वो कर सकते हैं प्रेरित, और E क्या हो गई उसके, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया। तो किया गया जो कार्य होगा dw बराबर क्या हो जाएगा, -E dq हो जाएगा। जैसे हमें पता ही है स्वप्रेरण वाले में E जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसको क्या लिखा जाता है, -L di/dt, और ये हो गया dq। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, L di। यदि मैं इसको इसके नीचे लिखता हूँ dq/dt, तो L di dq/dt को क्या लिखा जा सकता है, I, क्योंकि हमें पता है कि I बराबर क्या होता है, dq/dt होता है। अब ये हो गया L I di, ये हमारा क्या हो गया, dw हो गया। अब यदि हमें I नॉट तक पहुंचने के लिए जितना कार्य किया गया वो प्राप्त करना है, तो कुल कार्य जो W होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन से प्राप्त होगा, और 0 से लेकर धारा का मान कहाँ तक, I0 तक उसकी लिमिट होगी, और ये होगा L I di। अब यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं, L क्या है, कांस्टेंट है, और I का इंटीग्रेशन होगा I²/2, और लिमिट होगी 0 to I नॉट। अब यदि एक बार हम इसकी लिमिट रखेंगे और एक बार इसकी रखेंगे, तो L बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, I नॉट का स्क्वायर/2 -0, क्योंकि 0 रखने पे पूरा मान 0 हो जाता है। अब जो हमारा W आया, किया गया कार्य, वो कितना आ गया, 1/2 L I नॉट स्क्वायर। ये क्या हो गया, किया गया कार्य हो गया, और यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, L I नॉट का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। अब हम ये जानेंगे कि प्रेरकों को यदि हमें आवश्यक प्रेरकत्व का जो प्रेरक है वो प्राप्त नहीं है, तो हम उनका क्या करते हैं, संयोजन करते हैं। और संयोजन दो प्रकार से हो सकता है, एक तो समांतर क्रम, एक श्रेणी क्रम। तो पहला वाला जो है हमारे पास, वो है हमारे पास श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में हम इस तरह से माना, दो हमारे पास 2 या 3 या जितने भी हों हमारे प्रेरक हैं। माना पहला प्रेरक है जिसका स्वप्रेरकत्व गुणांक L1 है, दूसरे का L2 है, और उसमें से प्रवाहित धारा क्या है, I है। इसमें एक जरूर चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि इनके और इनके बीच में इतनी ऊंची दूरी हो जाए कि एक में जो आबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो दूसरे के साथ उससे संयोजित ना हो जाए, जिससे कि उनका प्रेरकत्व जो गुणांक है वो बदल ना जाए। तो हमने कहा कि हमारे पास 2 प्रेरक हैं जिनका स्वप्रेरकत्व गुणांक L1 L2 है। तो यदि इन दोनों का कंबाइंड जो फ्लक्स है वो कितना है, phi है, और प्रत्येक का क्या है, phi1 + phi2 है। तो नियमानुसार जो स्वप्रेरण का है इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं L I1, इसको लिख सकते हैं, सॉरी I1 यहाँ पे नहीं आएगा, L1 I और L2 I, क्योंकि धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है। यदि तुल्य जो हमारा प्रेरकत्व है इन दोनों का मिला के L है, तो हम इसको लिख सकते हैं L I। अब यदि I उभयनिष्ठ बाहर निकल जाए तो क्या हो जाएगा, L1 + L2, I से I कैंसिल हो जाता है, L बराबर क्या हो जाता है, L1 + L2। इसका मतलब है कि श्रेणी क्रम में यदि प्रेरकों को हम क्या करें, जोड़ते हैं, तो उनका जो तुल्य प्रेरकत्व होता है वह दोनों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगला संयोजन है समांतर क्रम। इसमें हमने 2, 3, 4 जितना भी आप
आवश्यकता होती है उतना लिया जाता है। हमने यहाँ 2 ले रखे हैं, 2 प्रेरक समांतर क्रम में रखे हैं, उनकी जो सिरे हैं वो एक ही यहाँ एक ही बिंदुओं से क्या कर रखे हैं, मिल रखे हैं। तो अब इसका हम व्यंजक निकालते हैं। हमें जैसे पता है कि समांतर क्रम में I है, ये क्या हो जाएगा I1 और उसका I2 हो गया। अब इसका हम यदि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा डेल I t के सापेक्ष करें तो डेल I1 बाई डेल t और दूसरा हो जाएगा डेल I2 बाई डेल t। हम जानते हैं कि जो हमारे पास स्वप्रेरण वाले उससे आ रखा है, E बराबर क्या होता है हमारा -L डेल I अपॉन डेल टी। तो यदि हम यहाँ देखें, अतः डेल I अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा हमारा, बराबर हो जाएगा -E अपॉन L। तो अब हम इस चीज़ को यहाँ रखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका आएगा देखो E अपॉन L1, इसका कितना आएगा -E अपॉन L2, और ये तुल्य प्रेरकत्व की बात आ रही है तो इसी का यही आ जाएगा -E अपॉन L आ जाएगा। E सब जगह से यदि उभयनिष्ठ निकल जाता है तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऋण भी उभयनिष्ठ होकर कट जाता है, E अपॉन L, E 1 अपॉन L1 1 अपॉन L2। E से यदि E कैंसिल हो जाता तो 1 अपॉन L बराबर 1 अपॉन L1 1 अपॉन L2। तो ये हो गया हमारा, जब समांतर क्रम में हम प्रेरकों को जोड़ते हैं तो उनका जो प्रेरकत्व है उसके व्युत्क्रम का योग जो तुल्य प्रेरकत्व है उसके व्युत्क्रम के बराबर होता है। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे जिनमें स्वप्रेरण होता है या स्वप्रेरित धारा उत्पन्न होती है। सबसे पहले हम लेते हैं ये प्रतिरोध बॉक्स है, और प्रतिरोध बॉक्स में प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए जो वायर लगाई जाती हैं वो डबल करके लगाई जाती हैं। यहाँ से यूँ डबल करके उसको क्या किया जाता है, फोल्ड किया जाता है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि एक तरफ यदि धारा जा रही है तो दूसरी तरफ आ रही है, और दोनों ही धाराओं के प्रभाव जो होंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो फ्लक्स परिवर्तन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि स्वप्रेरण जो गुणांक है इसका वो लगभग शून्य हो जाता है, जिसके कारण इसमें स्वप्रेरण स्थिति पैदा नहीं होती। ये एक प्योर प्रतिरोध की तरह काम करता है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, डबल कुंडली, ये डबल तारों को लपेट के बनाया जाता है। उसके बाद दूसरा उदाहरण है व्हिटस्टोन सेतु। व्हिटस्टोन सेतु में क्या किया जाता है, पहले ये कुंजी K1 दबाई जाती है, उसके बाद ये कुंजी K2 दबाई जाती है। मतलब पहले ये सेल वाली कुंजी दबाई जाती है और फिर हमारे जो धारा मापी की कुंजी दबाई जाती है। जैसे हम पहले से जानते हैं व्हिटस्टोन सेतु क्या होता है, संतुलन की अवस्था में इस और इस जगह का विभव क्या हो जाता है, समान हो जाता है, और इसमें से कोई धारा बहती नहीं है और उस वजह से धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। या ये समझिए कि जब ये संतुलन की अवस्था में होता है तब जाके हम P/Q और R/S वाला फॉर्मूला यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमने किसी प्रकार से ये पहले यदि बंद कर दी कुंजी और उसके बाद ये कुंजी बंद की तो क्या होगा, जब यहाँ धारा धीरे धीरे बढ़ेगी तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, उसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और प्रेरित धारा जो मुख्य धारा है उसको धीरे धीरे करके बढ़ाएगी, मतलब उसका विरोध करेगी, उसे एकदम उसके अधिकतम मान तक जाने नहीं देगी, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो सकता है, डिफ्लेक्शन पैदा हो सकता है, विक्षेप पैदा हो सकता है, जिससे गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए पहले क्या किया जाता है कि पहले इस कुंजी को यदि दबा दिया जाए तो जो धारा है वो अपने अधिकतम मान तक जब पहुंच जाएगी, उसके बाद जब इसको हम दबाएंगे तो व्हिटस्टोन सेतु से हमें जो रिजल्ट या परिणाम मिलेंगे वो बेहतर मिलेंगे। इसके बाद दूसरा है, ये हमने वो कर रखा है कि देखिए AC, पहले इससे पहले हम ये समझ लें AC अल्टरनेट करंट या प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रेरक तो वही काम करता है जो ओमीय प्रतिरोध DC डायरेक्ट धारादिष्ट धारा के लिए करता है। मतलब एक तरह से ये हमारे लिए अल्टरनेट करंट के लिए प्रतिरोध का काम करता है। तो देखिए यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमने कुंडली लगा रखी है। इस कुंडली में यदि हम क्या कर दें, बीच में हम कोर डाल दें, सॉफ्ट आयरन को, तो इसकी चमक क्या हो जाती है, थोड़ा सा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
कारण क्या है कि जब भी किसी कुंडली में ये चीज़ डाली जाती है, हमने पहले भी पढ़ा है कि कोर, सॉफ्ट आयरन कोर या कोई कोर डाली जाती है तो उसका प्रेरकत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ जाता मतलब एक तरह से प्रतिरोध बढ़ गया तो इसकी चमक अपने आप में क्या हो गई, कम हो गई। इसमें अगले उदाहरण से और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। हमने यहाँ पे ये बैटरी लगा रखी है, की है, और एक तरफ कुंडली लगा रखी है, एक तरफ सामान्य प्रतिरोध, और उसके बगल में बल्ब B1 और B2 लगा रखा है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये एकदम अधिकतम जितना जल सकता है उस चमक से जलने लग जाता है। लेकिन यह वाला जो बल्ब है वो एकदम तेजी से नहीं जलता, धीरे धीरे करके अधिकतम मान को प्राप्त करता है। जब हम इसको क्या करते हैं, बंद करते हैं, तो भी ये एकदम बुझ जाता है, लेकिन ये वाला धीरे धीरे करके बुझता है। कारण क्या है, यह जो कुंडली है इसका स्वप्रेरण हमने पहले कहा है कि वह उस धारा का, पहले तो मुख्य धारा का विरोध करता है, उसके विपरीत दिशा में चलते हैं। जब मुख्य धारा कम होने लगती है तो उसी दिशा में चलने लग जाता है। तो इस प्रकार से स्वप्रेरण के जो धारा, जो स्वप्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उसके ये कुछ उदाहरण हैं।